नमस्कार मित्रों, हिंदी के प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध लेखक लेखिकाओं की खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गौरा पंत शिवानी जी की लिखी हुई कहानी लाटी। कहानी बेहद खूबसूरत है, तो शुरू करें कहानी। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गेठिया सेनेटोरियम की बलैया सा ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थीं। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गेठिया सेनेटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गेठिया सेनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वो दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वो घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झूड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देखकर बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थीं। शांत तरल दृष्टि से वो कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सींक सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कोहनी तक सरक आती। उन दिनों गेठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, ये बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को तो सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थीं। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, ये बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह की मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सेनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रौबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वो पूरे सेनेटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुंड किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वो अपने करदे गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती, हैं हमारे बुढ़ज्जियों, आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू शमशान को जा रही है तो उसकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बज्जात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की ठट्ठी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वो फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूंस दूं।
कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़ कर मुंह में ठूंसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वो भागकर बानो को भी सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थीं। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूंसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र, बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाहा थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेल कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हटीली बानो की हर जिद पूरी करता। कभी वो खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेट कर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानो को विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटे शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वो उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वो अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसके पतले होंठ हिलकर रह गए थे। राम राम, मुसलमानी नाम? कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं तो मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरुली, परुली, रमा, खष्टी। वो बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इसी आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींच कर हृदय से लगा लिया। पहले वो अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वो ठसकेदार बांका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वो कोने में बैठी छालियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थीं और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया। उसका गला भर आया। 3 दिन की ताज़ा सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से ज़्यादा भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सा बचाता सेंध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 से उड़द पीस कर बड़ियाँ तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब कभी वो नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे छेद देते। वो घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घरवालों के चेहरे लटक गए। गेठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछल कर मुँह कुहा गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही।
बानों के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दोनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्स निकलवा कर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव यू हर 2-3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वो घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाहें फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वो समझ गई कि आज उसे नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी मेरी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वो भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वो काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भाग कर वो मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वो अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छांटी, ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमके लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूँछों में अब वो ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपट्टी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गेठिया दिखा और वो गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए, भुवाली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुवाली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वो बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वो बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियाँ चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़ कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वो सोचने लगा। वो चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली।
ओह गुरु, भलदा भलदा कहकर हेड वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा वामन जी की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाठी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपने दाड़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी और गूंगी जिह्वा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? माई गॉड, व्हाट ए ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, ये लाटी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वो तो बह गया मीम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीभड़ी इसकी कट कर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वो, गले में मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक सेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया इसका। लाठी, जीभ दिखा। धू धू कर लाठी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी, जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर, सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक है और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसको देख रहा था। ये वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलार और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थीं। उठ साली लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपने मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, मेरी बन्नी, बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती शानदार उसकी दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सकते थे? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वो लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की एक बेहद खूबसूरत लेकिन दुखद अंत वाली कहानी लाठी। मेजर और लाठी के निश्चल प्रेम ने मन को छू लिया। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।